जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो एडिटेरिया की 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव बुक आई थी उसी का जो सेट प्रैक्टिस के बाद जो स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है उसी का वीडियो हम अपलोड कर रहे थे। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेके 70 तक के सेट का स्मरणीय तथ्य अपलोड कर दिया है। उसी कड़ी में यह अगला वीडियो है जिसमें हमने 71 से लेके 80 तक के सेट का स्मरणीय तथ्य लिया है। स्मरणीय तत्व में जो भी प्रश्न देखने को मिल रहा है ये सारे के सारे क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी बीपीएससी या बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसलिए अगर आप इन एग्जामों का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है। वैसे तो कोई भी एग्जाम जो 1 डे एग्जाम होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्मरणीय तथ्य हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। राज्य विधानमंडल को सत्रवाहन तथा उसका सत्रवासन अथवा विघटन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये राज्यपाल के पास होता है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 169 में। विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? विधान परिषद को। जैसे कि केंद्र में लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है? ऊपरी सदन, और लोकसभा को कहा जाता है निचली सदन। उसी तरह विधानमंडल में विधान परिषद को क्या कहा जाता है? ऊपरी सदन, और विधानसभा को क्या कहा जाता है? निचली सदन। आगे देखते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/3 भाग होना चाहिए। वर्तमान में यानी 2022 तक भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में है। विधान परिषद का सदस्य बनने है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद का अगर मेंबर बनना है तो 30, और विधानसभा का बनना है तो 25। विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो इसके 1/6 भाग को राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो विधानसभा में मैक्सिमम होता है 500 और मिनिमम होना चाहिए 60। कुछ विधानसभा ऐसे भी हैं जो अपवाद हैं, जैसे गोवा हो जाता है, वहाँ पे 40 ही हैं। विधानसभा का सदस्य बनने है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? हमने बताया विधानसभा के लिए 25, विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30 होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 167 में किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दिया हुआ है विभिन्न सूचियां एवं विषय। इस सूची में कितने विषय दिए गए हैं? मतलब इससे कहने का मतलब है कि जितनी इसमें मूल सूची में जितना मूल विषय होगा उस पर क्या होता है, उस पर नियम कानून बनाने का उसका अधिकार होता है। जो संघ सूची में होगा उस पर नियम कानून केंद्र सरकार बनाता है। जो राज्य सूची का विषय होता है उस पर राज्य सरकारें नियम बनाती हैं। और समवर्ती सूची में वैसे विषय को रखा गया है जिसमें ना केंद्र और राज्य की बात कही गई है, तो इस पे केंद्र सरकार भी नियम बना सकता है और राज्य सरकार भी नियम बना सकता है। अगर जैसे ही इस समवर्ती सूची के विषय पे अगर केंद्र सरकार कोई नियम बना देता है तो राज्य सरकार का नियम ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से संघ सूची में कुल 97 विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार नियम बनाता है, और राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में हो जाता है 47। आइए देखते हैं संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। तो रक्षा, विदेशी मामले, जनगणना, रेल परिवहन, टेलीफोन, डाक एवं तार, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, ये सब किस में आती है? ये सब संघ सूची का विषय है। इस पर नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। राज्य सूची का विषय हो जाता है कृषि, स्थानीय शासन, लोक व्यवस्था, कारागार, भू राजस्व, सिंचाई और पुलिस। पुलिस ध्यान में रखिएगा, पुलिस हमेशा राज्य सूची का विषय है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का दायित्व किसके पास है? तो राज्य सरकार के पास है। समवर्ती शिक्षा ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची में आता है। इस पर नियम कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती है। समाचार पत्र, परिवार नियोजन, वन, जनसंख्या नियंत्रण और कारखाना और आर्थिक नियोजन, ये सभी समवर्ती सूची के विषय होते हैं। आगे देखते हैं। संसद को राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, किस आर्टिकल के तहत? तो 249 के तहत। संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, किस आर्टिकल के तहत? तो 253 के तहत।
केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में। सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंध सुधार हेतु अंतिम रिपोर्ट कब पेश किया था? तो 1987 में। 93 में क्या हुआ? इसका गठन हुआ और 97 में क्या किया? रिपोर्ट प्रस्तुत किया। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु पूंजी आयोग का गठन कब किया? कौन सा आयोग है? तो ये पूंजी आयोग है। इसका संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से। इसका गठन कब हुआ? तो 2007 में हुआ। इस तरह एक सेट का स्मरणीय तथ्य समाप्त हुआ। अब देखते हैं अगले सेट में। अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का उल्लेख किया गया किसमें? तो आर्टिकल 262 में। अंतर्राज्यीय परिषद जो भी होता है उसके प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। केंद्र राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस आर्टिकल के तहत? तो 263 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? तो 1990 में। 1990 में। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था कब? 1 जनवरी 2005, जब ये केंद्र में फिर से बीजेपी की सरकार आई थी पहली बार, तो 1 जनवरी 2015 को मोदी जी के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहकर संबोधित किया था? तो के संथानम ने। केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है, कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 280 में। सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई 1993 में। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें 5 होती है। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है किस आर्टिकल में? तो 243 के आई में। केंद्रीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे कौन थे? तो केसी नियोगी। आता है क्वेश्चन कि केंद्रीय जो वित्तीय आयोग था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी थे। केंद्रीय वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष इनके सिंह। इनका कार्यकाल 2026 तक है। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष प्रस्तुत कराता है किस आर्टिकल के तहत? 281 के तहत। ये काफी इंपॉर्टेंट है। किस आर्टिकल के तहत? तो 281 के तहत प्रस्तुत कराता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? ये 5 वर्षों का वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था कब किया गया था? तो 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों को नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। कहने का मतलब है कि दोनों में जो पहले पूरा हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 60 साल का है तो वो और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है तो ये 65 वर्ष के होंगे, यानी तभी ये रिटायर हो जाएंगे, यानी 1 साल पहले ही ये रिटायर हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति 50 साल में इसका सदस्य बनता है तो 6 साल तक यानी 56 साल तक इसके सदस्य रहेंगे। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 1993 के बाद राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को बनाया गया। ये 3 सदस्यीय आयोग। इससे पहले क्या होता था? ये 1 सदस्यीय आयोग होता था। इसको 1993 के बाद क्या कर दिया गया? 3 सदस्यीय बना दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त का भी कार्यकाल कितना होता है? इनका भी 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा जाता है। भारत में ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया था। ईवीएम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। इसका पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो 1982 में। कहाँ में? तो केरला में। ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव संपादित करने वाला पहला राज्य। अगर सबसे पहले ईवीएम कहाँ हुआ? तो केरल राज्य में, लेकिन वहाँ पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, आंशिक रूप से हुआ था। अगर पूर्ण रूप से पूछे तो गोवा में हुआ था। वी पैट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। क्या होता है वी पैट का पूर्ण रूप? तो वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। किस वर्ष से चुनाव आयोग द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया? तो 1993 से जब वोटर आई कार्ड बनने लगा तो उस पर फोटो आने लगा। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं।
पहली परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। एक एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन देखने को आ जाता है कि जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनको वरीयता क्रम कैसे दिया गया है। वरीयता क्रम में पहले स्थान पे कौन आते हैं, दूसरे पे कौन आते हैं, इनको कभी सजाने के लिए क्वेश्चन में आ जाता है। तो पहले क्रम पे कौन आते हैं? राष्ट्रपति जी आते हैं, ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। वरीयता क्रम में सबसे पहले आएंगे राष्ट्रपति, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति, तीसरे पे प्रधानमंत्री, चौथे पे क्या आते हैं अपने राज्यों में राज्यपाल, और पांचवें पे क्या हो जाते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति। छठा क्रम किनका आता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष का। आगे देखते हैं सातवें पे किसका आता है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं अपने राज्यों में मुख्यमंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं, वरीयता क्रम में दोनों को सातवां स्थान दिया गया है। आठवें क्रम पे कौन आते हैं? जो राजदूत नियुक्त होते हैं। इस प्रकार यह सेट भी समाप्त होता है। अब देखते हैं अगले सेट में क्या दिया हुआ है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बीजी खरे। पूछे कि राजभाषा आयोग का गठन किया गया तो 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे। वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में आता है? भाषा किस अनुसूची में आता है? तो 8वीं अनुसूची में। टोटल कितने भाषा है? 22। और मुख्य रूप से कितने थे? तो 14 थे। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? ये 21वां संविधान संशोधन कर किया गया 1967 में। तो इसमें क्या जोड़ा गया? सिंध भाषा को जोड़ा गया। कितनी बार हुआ? 21वां संविधान संशोधन, फिर 71वां, और फिर हो जाएगा 92वां। 3 बार संविधान संशोधन करके भाषा को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। देखिए नीचे दिया हुआ है 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। इसमें किसको किसको जोड़ा गया? तो मणिपुर, कोंकणी और नेपाली, 3 भाषा को 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। इसके तहत मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, यहाँ से 4 भाषा और यहाँ से 3 भाषा और एक सिंधी, 4 3 7 8 टोटल 8 भाषा को क्या कर दिया गया? अब तक संशोधन करके जोड़ा गया है। आगे देखते हैं किस अनुच्छेद में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो ये अनुच्छेद 350 के क में कहा गया है। किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है? तो ये अनुच्छेद 351 में कहा गया है हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। और 350 के क में कहा गया है कि जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है उसके मातृभाषा में उसको क्या किया जाएगा? शिक्षा दिया जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? ऐसे आपातकाल कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है। और लेकिन वित्तीय आपात बोल दे तो ये अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में? 352 में। ये पूरे भारत में या कुछ सीमित क्षेत्र पे भी राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात उसके बाद है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू होता है? तो ये राज्यों में लागू होता है। किस आर्टिकल के तहत? तो 356 के तहत। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लागू होता है। अभी तक वित्तीय आपात भारत में एक भी बार लागू नहीं हुआ है और राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू हो चुका है। आगे देखते हैं मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? जब भी राष्ट्रीय आपात लगाना होगा तो ये मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति लगा सकते हैं। अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? तो 358 के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों को स्वीकृति अनिवार्य है? 1 माह के अंतर्गगत। ये राष्ट्रीय आपात की बात हो रही है। अगर वित्तीय आपात हो तो 2 माह के अंदर हो जाएगा और राष्ट्रीय आपात हो तो 1 माह के अंदर पास कराना पड़ता है। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये किसी भी परिस्थिति में आर्टिकल 20 और 21 क्या होता है? निलंबित नहीं होता है। इसमें जीवन जीने का अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 21 में। और 20 में है कि आपको जब कोई गिरफ्तार करता है तो आप उससे पूछ सकते हैं क्यों किया जा रहा है। मैंने 3 तरह का इसमें संरक्षण दिया गया है। भारत में पहली आपातकाल की घोषणा की गई थी कब? 1962 में। जब चीन का भारत पर आक्रमण किया गया तो उस समय भारत में क्या लगा था? पहली बार आपात लगा था। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य हो जाती है? तो 2 माह के अंदर क्या किया जाता है? दोनों सदनों से इसको पास कराना अनिवार्य हो जाता है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो ये पंजाब में 1951 में। अभी क्वेश्चन आया था जो बीपीएससी शिक्षक का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि बिहार में पहली बार
राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था? तो हो जाता है 1968 में। आगे देखते हैं, वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? तो हमने बताया था कि अगर वित्तीय आपात लगे तो इसको 2 माह के अंदर पास कराना जरूरी हो जाता है। आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। और इसको और अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय गीत दोनों को कब अपनाया गया है? 26 जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 में। और राष्ट्रीय नदी गंगा को कब अपनाया गया है? तो 4 नवंबर 2008 में। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है, तो इसको 5 अक्टूबर 2009 से इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया। यानी भारतीय ध्वज संहिता कब लागू हुआ? 2002 से लागू हुआ है। इसी की वजह से कोई भी भारतीय नागरिक अपने यहाँ ध्वज को क्या कर सकता है? फहरा सकता है। आगे देखते हैं, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। ये सभी के सभी कहाँ से होते हैं? लोकसभा के होते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। उसी प्रकार लोक लेखा समिति, इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं? तो 22 इसमें लोकसभा से, तो टोटल इसमें क्या होते हैं? 22 मेंबर होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल भी 1 वर्ष का ही होता है। इनके सदस्य का कार्यकाल कितना होगा? 1 वर्ष का ही होगा। किस समिति को लघु लोकसभा के नाम से जाना जाता है? तो लेखा समिति को। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। सामान्यतः किसे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो ये एक परंपरा है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि इस परंपरा के अनुसार क्या किया जाता है? विरोधी दल के नेता को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपती है? तो लोकसभा को। सार्वजनिक उपक्रमों समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं? 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959। कहाँ से? तो राजस्थान से। 73वां संविधान संशोधन हो जाता है पंचायती राज से। 74वां बोले तो नगर पालिका से। पंचायती राज गांव के लिए, नगर पालिका नियम शहरों में लागू होता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 1/3 सीट महिलाओं के लिए क्या किया गया है? इसमें रिजर्व किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किस राज्य ने सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है? तो सबसे पहले बिहार वो राज्य था जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया हुआ है। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही थी? तो थुंगन समिति। थुंगन समिति क्या कहती? इसने सुझाव दिया था कि पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए ताकि उनकी भागीदारी उसमें बढ़ सके। किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी? अगर संवैधानिक मान्यता की बात हो जाए तो सिंधवी समिति। संवैधानिक तो सिंधवी समिति। याद करने का एक तरीका हो सकता है, संवैधानिक मान्यता तो सिंधवी समिति। पंचायत किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। तो पंचायत का नियम कौन बना सकता है? राज्य सरकार बनाती है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। दिया हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समितियां हैं। एक तरफ समिति दिया हुआ और दूसरी तरफ वर्ष दिया हुआ है कि कौन सा समिति किस वर्ष इसका गठन हुआ। आइए देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, ये 3 स्तरीय था। अशोक मेहता समिति 1977 में, ये क्या था? ये 2 स्तरीय था। पीवी के राय समिति 1985 में। सिंधवी समिति ने क्या कहा था? संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। इसका गठन 1986 में हुआ था। पीके थुंगल समिति हो जाएगा 1988 में। एक इस तरह का क्वेश्चन मिलान करने के लिए आ जाता है, तो इसलिए इनका समिति का नाम और इनका वर्ष भी ध्यान में रखें। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं उल्लेख। ऐसे तो कुल 395 अनुच्छेद हैं इसमें, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण दिया हुआ है, देखिए उनका मिलान किया हुआ है। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? 1, 2 और 3, स्टार्टिंग के 3 अनुच्छेद तो मुंह पे कंठस्थ होना चाहिए। पहले अनुच्छेद में कहा गया कि भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। दूसरे में कहा गया कि नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना। अगर भारत में नए राज्य प्रवेश होता है या कई नए राज्य या पहले से जो राज्य है उसमें से काट के नया राज्य बनाया जाता है, तो ये अनुच्छेद 2 के तहत होगा। राज्य क्षेत्रों की सीमा और नामों में परिवर्तन। अगर किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना है या उसके सीमा को घटाना और बढ़ाना है, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत होगा।
यानी तीनों के तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरे के तहत नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना होता है। और तीसरे में राज्य क्षेत्रों की सीमा एवं नामों में परिवर्तन होता है। मंत्रिपरिषद का गठन आर्टिकल 74 के तहत, महान्यायवादी 76 में, और लोकसभा का विघटन होता है 85 में। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है किस आर्टिकल के तहत? तो 108 के तहत। कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। सदन द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति अनुच्छेद 111 में। 112 में क्या है? संसद के समक्ष बजट। बजट किस में आता है? अनुच्छेद 112 में। 123 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी। राष्ट्रपति 123 के तहत और राज्यपाल 213 के तहत। 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल के तहत? तो 124 के तहत। 129 में क्या कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में आता है? तो 129 में। आगे देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है आर्टिकल 148 के तहत। विधान परिषद की स्थापना एवं विघटन होता है 169 के तहत। अनुच्छेद 200 में क्या है? विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की सहमति अनुच्छेद 200 के तहत। 213 में क्या है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान 213 के तहत राज्यपाल। और 113 क्या होता है? राष्ट्रपति कितने के तहत? 123 के तहत राष्ट्रपति और 213 के तहत राज्यपाल क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। आगे देखते हैं 214 में क्या है? राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन होगा 214 के तहत। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है 233 के तहत। 266 में भारत की संचित निधि आता है। संचित निधि का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो 266 में। आकस्मिक निधि का उल्लेख किस में? 267 में। वित्त आयोग का गठन होता है आर्टिकल 280 के तहत। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत? तो 280 के तहत। अनुच्छेद 300 के क में कहा गया है तो संपत्ति का अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार था, इसको 300 क में डाल के क्या कर दिया गया? इसको एक कानूनी अधिकार दिया गया है। 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना 312 के तहत। और 315 में क्या है? संघ एवं राज्यों के जो लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है वो आर्टिकल 315 के तहत होता है। निर्वाचन आयोग 324 में है। और 326 में नागरिकों को मताधिकार की स्वतंत्रता दी गई है। 330 और 332 में क्या है? तो 330 में लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण। और 332 में हो जाएगा विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण। यानी 330 और 32 में क्या है? आरक्षण की बात कही गई है लोकसभा और विधानसभा में। 338 और 338 के क। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और 338 के क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसमें क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। 338 और 338 के क में। 340 में क्या है? पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच हेतु गठित आयोग 340 के तहत। 343 में क्या हो जाएगा? संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है, यानी हिंदी को 343 में। और संविधान में संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत, ये जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसी के बारे में यहाँ दिया गया है। आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो 1862 में की गई थी। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई थी। कब? तो 1 अप्रैल 1957 ईस्वी में। भारत में मुद्रा का पहली बार अवमूल्यन कब हुआ? तो 1949 में। मुद्रा का दूसरी बार अवमूल्यन 1966 में। तीसरी बार कब हुआ? तो 1991 में। भारत में नोट निर्माण की प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया है। कौन सा? तो न्यूनतम कोष प्रणाली को। कब से? तो 1956 से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ था? रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। विश्व में सर्वप्रथम GST अपनाया गया था कहाँ में? तो फ्रांस के द्वारा। भारत में GST कब से लागू हुई? 2017 से। भारत में लागू GST किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा देश के मॉडल पर क्या है? आधारित है। आगे देखते हैं, भारत में GST लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने। GST नंबर में अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। GST परिषद का गठन किया गया था अनुच्छेद 279 के ए के तहत। ये GST को हुआ संविधान संशोधन था तो 101वां। कब हुआ? 2016 में। 101वां संविधान संशोधन 2016। भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया था? तो ये रूस से लिया गया है।
अनवरत योजना, इसको जिसको रोलिंग प्लान कहा जाता है, कब लागू किया गया था? तो 1978 से 80 के बीच। नई आर्थिक सुधार नीति को शुरू किया गया था 1991 में। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया कब? 1969 में। दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1980 में। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे देखते हैं, भारत में राजकोषीय नीति तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है भारत की राजकोषीय नीति। अगले सेट में देखते हैं, न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है किस नियम से? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से क्या होता है? बल की परिभाषा प्राप्त होती है, और दूसरे से क्या होता है? उसका व्यंजक प्राप्त होता है, यानी F बराबर ma। ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, एक तरफ प्रमुख उपकरण दिया हुआ है जो ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है? तो माइक्रोफोन, फोन में क्या होता है? हम बोलते हैं, तो जो ध्वनि ऊर्जा को क्या कर देता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। लाउड स्पीकर में क्या होता है? लाउड स्पीकर में आवाज़ बहुत जोर जोर से सुनाई देता है, तो इसमें क्या होता है? ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। दोनों याद रहेगा। माइक्रोफोन में क्या हो जाएगा? जो हम बोलते हैं वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, और लाउड स्पीकर में बहुत आवाज़ दूर दूर तक और तेज सुनाई देती है, तो ये विद्युत ऊर्जा क्या हो जाती है? ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। सोलर सेल क्या होता है? सोलर माने सूर्य से, जो सूर्य की ऊर्जा को क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा यानी सौर सेल से हम लोग क्या करते हैं? बैटरी को चार्ज करते हैं और बैटरी से इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। डायनेमो में क्या होता है? डायोड घूमता है, तो इसमें इसका यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। सितार, सितार में क्या होता है? पहले से उसमें यांत्रिक ऊर्जा रहता है, और उसमें क्या होता है? बजाने से ध्वनि निकलती है, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाती है? ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। विद्युत मोटर क्या है? तो विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर में क्या हो जाएगा? ये विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। विद्युत सेल, सेल क्या होता है? सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होती है जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। मोमबत्ती क्या होती है? मोमबत्ती जलती है, जलना क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा है। मोमबत्ती के जलने के बाद क्या होता है? उसमें ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, यानी रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है मोमबत्ती। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों का मान पूछता है, और दोनों का यूनिट पूछता है। मान से ज़्यादा इसका यूनिट पे ध्यान दें। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और स्मॉल जी का मान होता है 98.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों का यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जी का मान सर्वाधिक है, जी का मान मैक्सिमम का हो जाएगा। मान लीजिए पृथ्वी होती है, मतलब इमेजिन कीजिए, ये हो जाता है विषुवत रेखा, उसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क, और इधर हो जाएगा मकर रेखा। ये दोनों के बीच में आगे क्या हो जाएगा? ये पोल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे क्या होता है? जी का मान मैक्सिमम होगा, और इस पे मिनिमम होगा, और यहाँ इसके केंद्र में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जी का मान सर्वाधिक कहाँ हो जाएगा? तो ध्रुवों पे, और न्यूनतम कहाँ हो जाएगा? तो विषुवत रेखा पे, इस पे 0 हो जाएगा। और जी का मान शून्य का हो जाएगा? पृथ्वी के केंद्र पे, जी का मान क्या होता है? 0 हो जाता है। उत्तोलक एवं उनके उदाहरण, ठीक है। उत्तोलक कितने हैं? 3 प्रकार के। कौन? प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। इसका एक क्या होता है? एग्जाम्पल पूछता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या उदाहरण हो जाएंगे? तो हेड पंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक, ये हो जाता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय में क्या हो जाता है? श्रोता और नींबू निचोड़ने की मशीन, काफ़ी पूछता है। और एक पहिया वाहन, माने जो कचरा ढोने वाला जो गाड़ी होता है, वो भी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। और तृतीय श्रेणी में क्या हो जाता है? जो चिमटा होता है और मनुष्य का हाथ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का हाथ किस उत्तोलक में आता है? तो ये तृतीय उत्तोलक का उदाहरण हो जाता है। एक अश्वशक्ति यानी 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट। पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से किसी भी वस्तु को अगर हम पृथ्वी से फेंकेंगे तो ये प्लान कर जाएगा, माने वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। सौर मंडल के लिए प्लान वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आगे देखते हैं, ध्वनि तरंगे एवं प्रकाश तरंगे क्रमशः उदाहरण है। ध्वनि तरंगे किसका हो जाएगा? अनुदैर्ध्य तरंग का, और प्रकाश तरंग हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण। हवा में ध्वनि का वेग हो जाता है 332 मीटर पर सेकेंड। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? अश्रव्य तरंग कहा जाता है। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को क्या कहा जाता है? श्रव्य। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई पड़ती है, क्योंकि अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। हमेशा पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये हो जाता है दूरी का मात्रक।
लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो ये चालन विधि द्वारा होगा। ठोस में ऊष्मा का संचरण होगा चालन विधि द्वारा, और गैस और द्रव में होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल गर्म क्यों होता है, तो ये संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसमें होगा, लाल रंग का। हीरे का चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये तीनों किसका उदाहरण है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का क्या है, एग्जाम्पल है। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है, तो डायप्टर में होता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है किसकी तरह, तो अवतल लेंस की भांति। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी सबसे अच्छा क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है किसका, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस में किसका निवारण होता है, जरा दृष्टि दोष के लिए। अवबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि में उत्तल और निकट दृष्टि में हो जाएगा अवतल। 4 प्रकार के दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, अवबिंदुकता और जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का निवारण किससे होगा, बाइफोकल लेंस द्वारा। अवबिंदुकता का निवारण होता है बेलनाकार लेंस द्वारा। अगर दूर दृष्टि हो तो उसमें उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा, और निकट दृष्टि के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है कैसे, तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्मों की आयु, प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेटिंग द्वारा। जीवाश्म की आयु और प्राचीन पादप की हो जाएगा कार्बन डेटिंग द्वारा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम एंड एटम बम किस पे काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसके छड़ों का प्रयोग किया जाता है, तो बोरॉन और कैडमियम के छड़ों का प्रयोग किया जाता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। यानी नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट या भारी जल। मंदक के रूप में क्या करता है, ये रिएक्टर को क्या करता है, जो रिएक्शन होता है उसको स्लो कर देता है, कौन, ग्रेफाइट और भारी जल। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का। कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का। भौतिक राशियों में उनके एसआई मात्रक 7 क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है, इनका मात्रक दिया हुआ है। 7 कौन कौन से, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाप। लंबाई के लिए क्या होता है, मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए हो जाएगा सेकेंड, ताप हो जाता है केल्विन में, विद्युत धारा एम्पियर में, ज्योति तीव्रता क्या हो जाएगा कैंडला में, और पदार्थ की परिमाप मोल में। इसका क्या है, ये सबके एसआई यूनिट है। इस प्रकार हमने 71 से लेके 80 सेट को देखा। हमारा प्रयास होगा कि बहुत जल्द अगला वीडियो लाएं जिसमें हम 81 से 90 और फिर 91 से लेके 100 तक, ताकि ये 5000 जो ऑब्जेक्टिव सेशन बुक आई थी इसका सारे स्मरणीय तत्व कंप्लीट हो जाए। और ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम एसआई का जो भी सेट प्रैक्टिस मार्केट में है उसका वीडियो अपलोड किया जाएगा। और दूसरे तरफ हमारे चैनल पे जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक है उसका भी हम लोग न्यू बुक है उसका भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है। अगर आप चाहते हो तो आप उसे भी देख सकते हैं। आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।